भारत में एक ही दिन में फिर दी गई 1 करोड़ से ज्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन। कई रियासतों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज खुल गए स्कूल। सुप्रीम कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई के मुतबादिल के साथ आज से फिजिकल हियरिंग की हो रही है शुरुआत। हफ्ते में 3 दिन होगी वर्चुअल तरीके से मामलों की सुनवाई। भारत में जीडीपी में आई रिकॉर्ड तेजी। अप्रैल से जून तिमाही में जीडीपी की शरह नमू 20.1% का इजाफा। चीफ इक्तिसादी मुशीर ने कहा कि अगले साल तक कोविड से पहले की सतह पर आ जाएगी शरह नमू। बैंकिंग के एनपीए में कमी, बुनियादी ढांचे में सरकारी सरमायाकारी से मिलेगी तरक्की को रफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के मौके पर आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 125 रुपए का यादगारी सिक्का करेंगे जारी। श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किया था इस्कॉन का क़याम। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का कहर। आसाम और बिहार में सैलाब का भयानक रूप। मूसलाधार बारिश के सबब महाराष्ट्र के जलगांव में जमा हुआ पानी। एनसीआर और आसपास के इलाकों में बारिश के सबब दर्जे हरारत में गिरावट। कतर में भारत के सफीर दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह के साथ की मीटिंग। भारत ने अपनी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल भारत मुखालिफ सरगर्मी और दहशतगर्दी के लिए ना हो। तालिबान ने मसाइल को मुस्बत तरीके से हल करने का दिया भरोसा। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के दावे के दौरान अमेरिकी इनखला का किया दिफा। कहा कि अफगानिस्तान से बाहर निकलना दीगर मुल्कों के मफाद के लिए अहम, फौजी मुहिम्मात के दौर का है खात्मा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वजारत सेहत व बहबूद कुनबे के मुताबिक मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के 228वें दिन 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। 5 दिनों के अंदर ऐसा दूसरी मरतबा हुआ है कि जब वैक्सीन की 1 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी गई है। वहीं मंगल के रोज़ एक ही दिन में सबसे ज़्यादा खुराक देने का भी रिकॉर्ड बना। मंगल के रोज़ मुल्क में 1 करोड़ 25 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई। मुल्क में अब तक 65 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके इस तारीखी हुसूलियाबी में मदद के लिए कोरोना वॉरियर्स और लोगों की दिलचस्पी की भी तारीफ की। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम के तहत एक दीगर हुसूलियाबी हासिल की गई। साथ ही 50 करोड़ लोग कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। इस हुसूलियाबी को हासिल करने में मदद के लिए कोरोना वॉरियर्स और लोगों की दिलचस्पी की तारीफ करता हूँ। दीगर खबरों की बात करें, जहां दिल्ली में आज से 50% की सलाहियत के साथ 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे खुल गए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से स्कूल खोलने से मुतालिक जारी गाइडलाइंस में स्कूलों को 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल 50% तलबा के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। एक क्लास में सिर्फ 50% तलबा, वो भी समाजी दूरी पर अमल करते हुए बैठ सकेंगे। स्कूल के अंदर सभी के लिए मास्क पहनना लाजमी है। मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार में सभी स्कूल, कॉलेज और तालीमी इदारों के लिए इमरजेंसी की सूरत हाल में करंटीन रूम की फरहमी को लाजमी करार दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले असातिज़ा और तलबा को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। तलबा को बिना सरपरस्त की इजाज़त के स्कूल में हाजिरी के लिए जोर नहीं दिया जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखने का हुक्म दिया गया है। ऐसे में जो तलबा घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन से मुतालिक स्कूलों को बहुत सख्त अहकामात दिए गए हैं।
तमिलनाडु में 9वीं से 12वीं क्लास तक के तलबा के लिए आज फिर से स्कूल खुल गए हैं। 27 अगस्त को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल के लिए क्लास शुरू होने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने के लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार जारी किए हैं। कोविड प्रोटोकॉल और बचाव के तरीक़ों के कामयाब निफाज को के पेश नज़र रखते हुए क्लासेस चलाई जा सकेंगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक क्लास में महज 20 तलबा ही एक साथ शामिल हो सकेंगे। 21 अगस्त को तमिलनाडु हुकूमत ने स्कूल को फिर से खोलने समेत मुतअद्दिद ढील देने का ऐलान किया था। वहीं हरियाणा में आज से रियासत के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले चौथी और 5वीं तक के तलबा के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। इन तलबा की मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार पर अमल करते हुए क्लासेस होंगी। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा अपने वालिदैन की पेशगी इजाज़त के साथ स्कूल आ सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं जमात के स्कूल आज से 50% हाजिरी के साथ खुले। रियासती हुकूमत ने स्कूल से मुतालिक एक बड़ा फैसला करते हुए जमात 6 से 12वीं तक के स्कूल 50% सलाहियत के साथ खोलने का फैसला किया है। वहीं राजस्थान में 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। महकमा तालीम ने इसके लिए SOP जारी कर दिया है। इसके साथ ही महकमे ने सभी स्कूल में निसाब में 30% तक कमी करने का भी फैसला किया है। इस दौरान स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। स्कूल में सभी बच्चों के लिए मास्क और असातिज़ा के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना लाजमी है। वहीं पुडुचेरी में आज से 9वीं और 12वीं जमात तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये फैसला कोविड-19 के मामलों में मुसलसल कमी को देखते हुए किया गया है। स्कूल और कॉलेज 50% सलाहियत के साथ खुल गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने के लिए लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवानी होगी। कोरोना के मामलों में कमी के मद्देनज़र मेघालय में 9वीं और 12वीं जमात के 5 बच्चों के लिए आज स्कूल खुल गए हैं। कोविड ज़ाब्ते और हिफाजती इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए क्लासेस होंगी। अरुणाचल प्रदेश हुकूमत ने 9वीं और 12वीं जमात के लिए आज स्कूल खोल दिए हैं। ये फैसला रियासत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में कमी के मद्देनज़र किया गया है। महकमा तालीम ने सभी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों को कोविड ज़ाब्तों को यकीनी बनाने के लिए तफसीली SOP जारी किया है। कोविड वबा की दूसरी लहर के बाद गुज़िश्ता मई से मुल्क भर के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद थीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में UG PG के आखिरी साल के तलबा के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑफलाइन क्लासेस के साथ ही यूनिवर्सिटी में UG PG और रिसर्च करने वाले तलबा के लिए हॉस्टल भी खुल गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने कोरोना ज़ाब्ते पर अमल करते हुए फ़िलहाल हर तालिब इल्म को सिंगल रूम देने का फ़ैसला किया है। वहीं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तलबा की सलाहियत मुतय्यन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू होने पर अदालत के कमरे का माहौल अलग होगा और साथ ही निज़ाम भी बदला होगा। वहीं हफ्ते में अब भी 3 दिन समाअत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अदालत के कमरे के दरवाजे के बिल्कुल बाहर सैनिटाइजर वेंडिंग आले होंगे, जबकि दरवाजों पर पर्दे नहीं होंगे। अदालत के कमरे के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जजों की बेंच के सामने शफाफ शीट लगी होगी। ज़्यादातर मुकदमों की फाइल होगी, जिनको जज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकेंगे। बहस करने वाले वकील के आगे भी शफाफ शीट लगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के 125वें यौम पैदाइश के मौके पर 125 रुपये का एक खुसूसी यादगारी सिक्का जारी करेंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कृष्ण बेदारी के लिए बैनुल अक़वामी सोसाइटी इस्कॉन की बुनियाद रखी थी।
इस सोसाइटी को हरे कृष्ण तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और वेदों से मुतालिक अदब का 89 ज़बानों में तर्जुमा किया है। ये सोसाइटी पूरी दुनिया में इस अदब को फैलाने में अहम रोल अदा कर रही है। स्वामी जी ने 100 से ज़्यादा मंदिर भी कायम किए और बहुत सी किताबें लिखी जिनमें दुनिया को भक्ति योग के तरीके बताए गए हैं। कतर में भारत के सफ़ीर दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के सियासी शोबे के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास इस्टैनकज़ई से मुलाकात की। तालिबान की दरख्वास्त पर दोहा में भारतीय सिफारतखाने में ये मीटिंग हुई। वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि इस बातचीत में अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीय शहरियों की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाहिफाजत वापसी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ारत के मुताबिक अफ़गान शहरियों के सफ़र करने, ख़ास तौर पर उन अक़लियतों के मामले पर भी बातचीत हुई जो भारत आना चाहते हैं। कतर में भारत के सफ़ीर दीपक मित्तल ने भारत की उस तशवीश को उजागर किया है कि अफ़गानिस्तान के इलाके का इस्तेमाल किसी भी तरह भारत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान के नुमाइंदे ने सफ़ीर मौसूफ को यकीन दिलाया है कि इन मामलात पर मुस्बत अंदाज से तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक आला सतह का ग्रुप तश्कील दिया है। ये ग्रुप गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाबंदी से मीटिंग कर रहा है। ये ग्रुप फंसे हुए भारतीय शहरियों की बाहिफाजत वापसी और अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर से अक़लियतों के भारत आने के मामलात पर गौर व ख़ौज़ से मुतालिक है। ग्रुप को इस बात पर भी गौर करना है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल ना हो। ये ग्रुप अफ़गानिस्तान में ज़मीनी सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल पर भी नज़र रख रहा है। इनमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से करारदाद मंजूर किया जाना भी शामिल है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद ख़राब हो गई है। सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 5,73,938 हो गई है। मोरी गांव ज़िले में एक खातून की मौत की इत्तला मिली है। बलबाड़ी में 1,10,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। नलबाड़ी के बाद लखीमपुर और दरांग ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासिर है। वहीं सैलाब मुतासरा गाँव की तादाद बढ़कर 1,278 हो गई है। पूरी रियासत में अब तक 105 राहत कैंप और तक़सीम मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 4,000 से ज़ायद अफराद हैं। बचाव टीम ने पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज़ायद अफराद को कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर पहुंचाया है। मौजूदा माली साल की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार 20.1% के साथ तरक्की पर है। शुमारियात और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के मुताबिक मजमूई घरेलू पैदावार GDP में इजाफे का ये अब तक का सबसे आला सहमाही अदद-ओ-शुमार है। 2011-12 की तय कीमतों की बुनियाद पर माली साल 2021-22 की पहली सहमाही की GDP का तखमीना 32,38,000 करोड़ रुपए लगाया गया है। पिछले माली साल की इसी मुद्दत में यह अदद-ओ-शुमार 26,85,000 करोड़ रुपए था। सालाना बुनियाद पर GDP में ये 20.1% की उछाल है। GDP में सबसे ज़्यादा इजाफा कोविड को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद मईशत के खुलने के दरमियान हुआ है। इसके अलावा माली साल 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 24.4% की कमी भी कम असर GDP के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार पर नजर आया। कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर के बाद मुख्तलिफ शोबों में आई तेज़ी की बुनियाद पर इक़्तिसादी तरक्की में पिछले साल की गिरावट के मुकाबले मौजूदा माली साल की पहली तिमाही में काफ़ी बेहतरी आई है। दुनिया भर में लोग फ़िज़ाई आलूदगी के मसले का सामना कर रहे हैं। घर हो या बाहर, तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद लोग सांस के मसाइल और दीगर संगीन बीमारियों में घिरे हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के मुहक्किकीन ने फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने का एक तरीक़ा ढूंढ लिया है। मुहक्किकीन ने एक ख़ास किस्म का सूती कपड़ा तैयार किया है जो हवा में मौजूद आलूदा अनासिर को जज़्ब कर सकता है। बढ़ती आलूदगी के खतरे का मुकाबला करने और लोगों की सेहत पर इसके पड़ रहे असर को कम करने की समत में IIT दिल्ली ने अहम पहल की है।
इदारे के मुहक्किकीन ने खास किस्म का सूती कपड़ा तैयार किया है जो माहौल में मौजूद कुछ खास आलूदा अनासिर को जज्ब करने में अहल है। ये कपड़े माहौल में मौजूद बेंजीन, एनिलीन और स्टायरीन जैसे नुकसानदा आलूदा अनासिर को आसानी से जज्ब कर सकता है। इनका इस्तेमाल घर, दफ्तर, स्कूल और थिएटर जैसी इंडोर जगहों पर आलूदगी को कम करने में किया जा सकता है। ये पॉल्यूटेंट गैसेस जो हैं वो व्हीकल के जो पोल्यूशन है उससे आती हैं, या हम घर में और ऑफिसेज में जो हम पेंट्स और वार्निशेस या यूज़ करते हैं उससे एमिट होती हैं। और ये एक छोटी क्वांटिटी में हमारे घरों में या हमारे ऑफिस में रहती हैं, जो कि हम जब उनको दिन रात सूंघते हैं तो हमें वो एक समय के बाद नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये फैब्रिक को अगर हम एक कर्टेन की तरह या किसी और अपहोल्स्ट्री की तरह, जैसे सोफ़ा के कवर की या चेयर्स के कवर की तरह इस्तेमाल करें, तो ये धीरे धीरे उन गैसेस को सोखती रहेंगी और एनवायरनमेंट को फ्री रखेंगी। नुकसानदा आलूदा अनासिर के अलावा ये कपड़े बदबू फैलाने वाले केमिकल को भी जज्ब कर सकते हैं, जिससे बदबूदार माहौलियात को भी साफ रखने में मदद मिलती है। ये कपड़े बेहद सस्ते और ख़ास तौर पर भारतीय माहौलियात के मुवाफिक हैं। It can absorb approximately 700 to 800% higher amount of pollutants, and it depends on the type of pollutant also. In some cases cotton don't absorb at all, but these fabrics are able to absorb almost all the kind of pollutants. It can absorb the aromatic pollutants also, sulfur based pollutants also, nitrogen based pollutants also, and polycyclic aromatic pollutants also, or other kind of volatile organic compounds also, including odors and all. ये सूती कपड़े बेहद टिकाऊ हैं और 30 बार तक धोकर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इन कपड़ों को फिर से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है और इससे इनकी आलूदा अनासिर को जज्ब करने की अहलियत में कोई कमी नहीं आती है। दिल्ली से निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीजी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज़ादी के बाद लंबे वक्त तक मुल्क का एक बड़ा तबका, बिलखुसूस गरीब तबका, बैंकिंग निज़ाम से दूर रहा। 28 अगस्त 2014 को जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए जनधन योजना की शुरुआत की गई तो समाज के निचले तबके तक बैंकिंग निज़ाम की रसाई हुई। ज़ीरो बैलेंस पर जब बैंक अकाउंट्स खुले तो हर गरीब को अपना जनधन खाता मिला, जिसके ज़रिए सरकारी स्कीमों का फ़ायदा सीधे गरीबों के खातों में पहुँचने लगा। यूपी के सोनभद्र से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। सोनभद्र के रहने वाले उमेश कुमार बेहद गरीब तबके से आते हैं। मजदूरी करके अपना रोजगार चलाते हैं। उमेश हमेशा से चाहते थे कि बैंक में उनका एक खाता हो, लेकिन पहले इनका खाता नहीं खुल रहा था, जिससे सरकारी स्कीमों का फायदा भी उमेश कुमार तक नहीं पहुंच पाता था। फिर मरकज की मोदी सरकार में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके सबब उमेश कुमार को मिला अपना बैंक अकाउंट, जिसके जरिए सरकारी स्कीमों का फायदा अब सीधे उमेश के खाते में पहुंच रहा है। पहले हम लोग खुलवाने के लिए परेशान थे, खुल भी नहीं रहा था, पैसा दे रहे थे फिर भी नहीं खुल रहा था, लेकिन अब खुल गया है तो हम लोग को ये सुविधा है कि सरकारी सुविधा भी मिल जा रहा है और क्या बोलते हैं पैसा भी हम लोग रख रहे हैं, उसमें जमा कर सकते हैं और उसका ब्याज भी मिल रहा है हम लोगों को। और सोनभद्र के ही राजेश भी सरकारी स्कीमों में बिचौलियों से परेशान थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए अपना बैंक खाता खुलवाकर राजेश सरकारी स्कीमों का पूरा फायदा उठा रहे हैं। खाता वैसे भी नहीं था और बड़े प्रयास करने पड़ते थे बैंकों में जाकर खाता खुलवाने के लिए। तो जनधन खाता जब शुरुआत हुआ तो हम अपना और अपने परिवार में हमारी पत्नी का, दोनों लोग का गए खाता खुलवाए। और खाता खुलवाने के बाद तो जो योजनाएं थी उसका लाभ, जैसे उज्ज्वला गैस का सब्सिडी हुआ, किसान सम्मान निधि हुआ, ये सब डायरेक्ट हमारे खाते में आने लगा। तो बीच बिचौलिए जो कभी प्रधान थे, लेखपाल थे, वो कभी योजनाओं का लाभ लेने में आधा तिहा पैसा ले लेते थे, उससे बहुत बड़ा छुटकारा मिला है। सोनभद्र की ही रहने वाली नेहा जायसवाल ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का खुद किफालत की तरफ कदम बढ़ाया। इसकी मदद से नेहा ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जनधन खाता खुलवाने के बाद हमें काफ़ी सहयोग मिला है, जिससे दुकान खोलने में काफ़ी सहयोग मिला। तो दुकान की वजह से हम अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं। सोनभद्र की रेनू पर अपने कुनबे की जिम्मेदारी है। रेनू का कहना है कि पहले पैसा नहीं था,
तो बैंक में खाता नहीं खुल पाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के सबब खाता भी है और खाते में पैसा भी आ रहा है। रेनू का कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से गरीबों को काफी सहारा मिला है। गैस सिलेंडर और राशन कार्ड, राशन भी मिल रहा है फ्री में हम लोग के, और वृद्धा पेंशन भी सबको मिल रहा है। गरीब को बहुत सहारा दे रहा है। गरीब के पास पैसा नहीं था तो खाता नहीं खुला पाए, और मोदी जी खाता खोल दिए, 0 वाट से खाता भी खुल गया सब लोग का, और खाते में पैसा भी आने लगा। एक दौर था जब गरीबों को बैंकों में खाते खुलवाने के लिए न सिर्फ बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, बिना पैसों के बैंकों में खाता भी नहीं खुल सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होने के बाद गरीब कुनबे के लोगों ने न सिर्फ बिना पैसे के खाता खुलवाया, बल्कि अपनी छोटी छोटी बचत को जमा करके सरकारी स्कीमों का फायदा भी हासिल कर रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सोनभद्र से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के दावों के दरमियान अमेरिकी इनखला का दिफा किया है। सदर जो बाइडेन ने काबुल से अमेरिका की आखिरी फौजी परवाज के बाद अमेरिकी इनखला का दिफा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साला फौजी मौजूदगी को ख़त्म करने का सही फैसला था। कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने 20 साल तक अफगानिस्तान में अमन बरकरार रखा है। हम अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैं अमेरिका का चौथा सदर था जो इस सवाल का सामना कर रहा था कि ये जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारी मौजूदगी में तवील अरसे तक अमन रहा। हमने 1,20,000 से ज़ायद लोगों को निकाला। अमेरिकी सदर ने यकीन दिलाया है कि उनकी इंतज़ामिया अफगानिस्तान से अमेरिकियों की बाहर निकालने में मदद जारी रखेगी। अब भी वहाँ 100 से 200 अमेरिकी बाकी हैं। अमेरिका ने जो किया वो काबिल फ़ख्र है। अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। हमने जो किया वो फरामोश नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के दिफा का अमल मुकम्मल हो गया। अमेरिकी सदर ने कहा कि 2 दहाइयों कबल के हालात में हमने वो फैसला लिया था जो हमने मुनासिब समझा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की 2 अहम सुर्खियाँ हमने ली हैं। जो पहली सुर्खी अफगानिस्तान के हवाले से है, जहां तालिबान के हवाले अफगानिस्तान अमेरिका का इनखला काबुल एयरपोर्ट से मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही आखिरी अमेरिकी तैयारे ने परवाज़ की, और वहीं तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी का खैर मक़दम किया है। इसके अलावा दूसरी सुर्खी जो इसमें लगी है वो है सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की हलफ बर्दारी, 3 ख़वातीन भी इसमें शामिल। कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस, 4 जजों और एक सीनियर वकील के नाम की सिफारिश की थी। रोज़नामा इनकलाब के आलमी सफ़े पर नज़र डालें तो यहाँ अफगानिस्तान से मुतालिक ही ये खबर है, जहाँ काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिकी ड्रोन हमले का मामला है। ये जहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमेरिका से हमले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमेरिका में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ज़िम्मेदारी आयद करते हुए और वो उन ख़ानदानों के अफराद का नाम बताएं जो ड्रोन हमले में हलाक हुए हैं और अपनी गलती का एतराफ़ करें और मुतासरीन को मुआवजा दे। इसके अलावा खेल के सफ़े पर जो सुर्खी शाये हुई है वो टोक्यो पैरालंपिक से मुतालिक है, जहां मरियप्पन की चांदी और शरद और सिंह राज के हाथ में कांसा। सुनहरा सफ़र इसमें बता दें आपको, थंगावेलू हाई जंप में दूसरे नंबर पर रहे हैं और सिंह राज की बेहतरीन कोशिश, हिंदुस्तान ने अब तक 2 तलाई तमग़ों समेत 10 तमग़े जीत लिए हैं। और अब नज़र डालते हैं रोज़नामा सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की एक सुर्खी है, जहां मईशत पटरी पर लौटी, जीडीपी नई बुलंदी पर। पहली तिमाही में जीडीपी की शरह नमू 20.1% रिकॉर्ड की गई है और बुनियादी सनतों की पैदावार में 9.4% का इजाफा दर्ज हुआ है। इसके अलावा जो सुर्खी हमने ली है वो रोज़नामा हमारा समाज से ली है। इसमें
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इसमें बयान शाया हुआ है। हदबंदी का अमल मुकम्मल होते ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने के लिए वादा बंद है। इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा और संगबारी अब माजी की दास्तान बन चुकी है, ये वहाँ के गवर्नर मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां इस साल उत्तर प्रदेश में मुनक़िद होने वाली मशहूर अयोध्या की रामलीला के तमाम अदाकार कोविड मुखालिफ वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने पीर को ये मालूमात दी है। तिवारी ने कहा कि किसी भी फनकार को रामलीला में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक कि उन्होंने एंटी कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें ना ली हों। अयोध्या की रामलीला के दूसरे एडिशन के लिए फनकारों का इंतखाब किया जा रहा है और एक एक करके उनके नामों का ऐलान भी हो रहा है। इस बार की रामलीला में मकबूल फिल्मी सितारों के स्टेज पर उतरने से इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। शिमाल मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी अंगद का किरदार अदा करेंगे, वहीं राहुल बच्चू भगवान राम का किरदार निभाएंगे। साथ ही कोविड के असर से पाक रखने के लिए अयोध्या की रामलीला की स्टेज करने वाले फनकारों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जाएंगी। शिमाल मशरक़ी दिल्ली के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि स्टेज कलाकारों को पूरी तरह से टीका लगाया जाएगा। संस्कृति को, सभ्यता को जगाए रखने के लिए रामलीलाओं का मंचन हो, तो ऐसे में ये बहुत खास है और विशेष तब हो जाता है जब हम कोविड की चुनौती के बावजूद भी सभी लोगों को वैक्सीन लगा के डबल वैक्सीन करने वालों को ही उसमें पार्ट दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें कोविड की चुनौती के बाद भी हम राम की कथा को बताएंगे दुनिया को। मगरबी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट और रामलीला के निगरां प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि पिछले साल दूरदर्शन पर रामलीला की नशरियात को 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस साल और भी ज़्यादा तादाद में नाजरीन रामलीला देखेंगे, जिसके लिए तैयारियों को पूरी हिकमत अमली के तहत अंजाम दिया जा रहा है। हम इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से और ज़्यादा करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए। अगर हम इसको कोई ग्राउंड पर कर रहे होते तो 5,000 10,000 लोग देखते, हो सकता है 10 दिन में 2-3 लाख लोग देखते, मगर पिछले साल हमने 16 करोड़ लोगों ने इसको देखा और इस बार हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 30 करोड़ लोग इसको देखें और पूरी दुनिया में ही देखा। जहां रामलीला होगी वहां दर्शक ना पहुंचे और हम सारा ही टीवी के माध्यम से लाइव घर घर में बैठा के ही लोगों को रामलीला दिखाएं। और इसीलिए हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे कलाकार अपनी तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं और हमारा सारा प्रयास ये है कि इस महामारी के दौर में हम सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए रामलीला का आनंद लें। रामलीला कमेटी के सदर सुभाष मलिक ने कहा कि 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली इस रामलीला की रास्त नशरियात दूरदर्शन पर होंगी। उन्होंने कहा कि फिल्म और टीवी की दुनिया के कई नामचीन फनकार जैसे शक्ति कपूर, बिंदु दारा सिंह, अशरानी, शहबाज खान, अवतार गिल, राकेश बेदी समेत दीगर अयोध्या की रामलीला में हिस्सा लेंगे। इस बार रामलीला का इनेकाद 6 से 15 अक्टूबर तक होगा। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।